Welcome everyone. Today we are going to start the new segment. The segment is Culture of Himachal Pradesh. So this is very important. And if you are preparing for HAS, LI, NAIP, SELDAR and other exams, this topic is a very important. Not only the preliminary point of view, also mains. So हम कोशिश करेंगे समझने की हिमाचल प्रदेश का कल्चर किस तरह का है और किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आने की संभावना होगी। और इन द मीन टाइम अगर आपके कोई क्वेश्चंस होंगे बीच में तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। आपका स्वागत है। आप क्वेश्चन पूछते रहिए जहां भी आपको लगता है कि कुछ आपके डाउट्स है, कोई क्वेरी है और कुछ आपको पूछना है। तो कल्चर की इस क्लास में सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे फेज एंड फेस्टिवल की। अगर हम हिमाचल प्रदेश को लैंड ऑफ फेज एंड फेस्टिवल कहें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। निश्चित तौर पर हिमाचल प्रदेश एक लैंड ऑफ फेज एंड फेस्टिवल है। पूरा साल भर हिमाचल प्रदेश में अनेकोनेक मेलों का आयोजन होता है और यह फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करवाया जाता है। तो हिमाचल प्रदेश का ऐसा कोई ही कोना शायद होगा जहां मेले और त्यौहार धूमधाम के साथ नहीं मनाए जाते। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि हिमाचल प्रदेश की जो पॉपुलेशन है उसमें 96% पॉपुलेशन हिंदू पॉपुलेशन है। तो इसका ये मतलब हो रहा है कि हिंदू जो फेस्टिवल्स जो है हिमाचल प्रदेश में हर कोने में धूमधाम के साथ सेलिब्रेट किए जाते हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में बुद्धिस्ट कम्युनिटी के लोग भी रहते हैं। तो मतलब ये है कि बुद्धिज्म के जो फेज ऑफ फेस्टिवल है उनका भी आयोजन किया जाता है और सिख कम्युनिटी भी हिमाचल प्रदेश में काफी मात्रा में रहती है। तो सिखों के जो फेज ऑफ फेस्टिवल है वो भी हिमाचल प्रदेश में सेलिब्रेट किए जाते हैं। तो हम शुरू करेंगे। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये हिंदी की एक छोटी सी पीडीएफ है और एक बुक की पीडीएफ है। इसमें बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा ऐड में करवाऊंगा, वो आप चाहें तो कहीं इसको लिख लीजिए या आप इसको रिकॉर्डेड वीडियो है तो आप इसको चाहे बाद में भी इसको अगर आप सुनना चाहें तो सुन सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ से मेंस में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और लगातार 3 क्वेश्चंस है बैक टू बैक जो कि आपके एचएस के पेपर में पूछे गए हैं। तो पेपर नंबर 1 का ये पार्ट है आपका और पेपर नंबर 1 में यहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावना होगी। फेज एंड फेस्टिवल जो है एचएस के सिलेबस का पार्ट है जो कि मेंस में पेपर नंबर 1 है। और यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं 2017 हो, 2018 हो, 2019 हो, 2020 हो, लगातार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं। तो क्वेश्चन 4 से 8 मार्क्स के यहाँ पूछे गए हैं। तो हम जो भी पढ़ेंगे वो प्रिलिमिनरी और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फेज एंड फेस्टिवल ऑफ हिमाचल प्रदेश। देखो सबसे पहले तो हमें जानने की कोशिश करेंगे कि मेले और त्योहार में अंतर क्या होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फेज एंड फेस्टिवल। तो जो फेस्टिवल होता है, फेस्टिवल का जो कनेक्शन है वो कल्चर के साथ है, कल्चर ऑफ अ कंट्री, ठीक है। एंड इट आल्सो कनेक्ट विद द रिलीजन। जो फेस्टिवल है, फेस्टिवल का जो कनेक्शन होता है वो रिलीजन के साथ है, कल्चर के साथ है। और आप जानते हैं कि हिंदुस्तान हिंदू मेजोरिटी कंट्री है। तो हिंदुओं का जो नव वर्ष का पहला मंथ होता है चैत्र। तो जो भी गणनाएं होती है हमारे देश में त्योहारों की वो चैत्र मास से शुरू होती है क्योंकि चैत्र जो है नव वर्ष का पहला महीना होता है। तो जितने भी आपको त्योहार दिखाई देंगे उसकी गणना नव वर्ष से की जाती है जो कि आपका चैत्र मास होता है। अब बात करें हम फेयर्स की, तो फेयर्स का जो कनेक्शन है, फेयर्स एक लोकल कोई स्टोरी होती है, लोकल कोई इवेंट है जिसके साथ उस क्षेत्र का कनेक्शन हो। तो मेला एक स्पैटियल होगा, बहुत उसका छोटा दायरा होता है, लेकिन जो फेस्टिवल है वो एक साथ पूरे देश के लोग उसको सेलिब्रेट करते हैं, एक पूरी कम्युनिटी सेलिब्रेट करती हैं। और लेकिन जो फेयर होता है उसका नेचर जो है स्पैटियल होता है और वो एक पर्टिकुलर रीजन में ही ऑर्गेनाइज करवाया जाता है। पहला डिफरेंस जो आपको मालूम होना चाहिए। दूसरे डिफरेंस में हम बात करेंगे जो फेस्टिवल है, मेजॉरिटी ऑफ जो फेस्टिवल्स होते हैं वो आपके घर पे ही उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। जो एवरी हाउस होल्ड है देश का उसको एक साथ एक ही डेट को सब लोग सेलिब्रेट करते हैं। और जो अधिकांश मेले हिमाचल प्रदेश में है उसका इकोनॉमिक पर्पज भी है। फेस्टिवल का कोई इकोनॉमिक पर्पज नहीं होता, लेकिन जो फेयर्स हैं उसका एक इकोनॉमिक पर्पज होता है, उसमें इकोनॉमिक्स भी जुड़ा हुआ है, इकोनॉमिक एक्टिविटी भी जुड़ी हुई है। तो ये दोनों में एक बुनियादी अंतर है। अब आप सबसे पहले बात करेंगे फेयर्स की, फेस्टिवल, उसके बाद सबसे पहले मेलों के बारे में बात करेंगे और फेस्टिवल की क्या फिलॉसफी हिमाचल प्रदेश में है। जैसे ही हमारा फेयर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद फेस्टिवल, और जब एंटायर हमारा फेज और फेस्टिवल कवर हो जाएगा उसके बाद जो मेंस में आने वाले क्वेश्चंस हैं उसके बारे में हम बात करेंगे और क्वेश्चंस के क्या क्या पॉसिबल आंसर हो सकते हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो हिमाचल प्रदेश में आपको मालूम होगा
कि जो टोटल फेयर्स और फेस्टिवल में से देखें तो 7 इंटरनेशनल फेयर्स एंड फेस्टिवल हिमाचल प्रदेश में सेलिब्रेट किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम यहीं से शुरुआत करेंगे कि 7 ऐसे इवेंट है जिनका कि स्टेटस इंटरनेशनल लेवल का है। कितने हैं? 7। तो उसमें से अगर हम मेलों की बात करेंगे तो जिसमें आपका लवी फेयर है 1, दूसरा रेणुका फेयर है 2, और कुल्लू का दशहरा है 3, और चंबा का मिंजर है 4, और 5वें नंबर पे आपको मालूम होगा कि होली फेयर है जो कि आपका सुजानपुर का है, और 6ठे नंबर पे आपको मालूम होगा विंटर कार्निवल जो आपका है, विंटर कार्निवल आपका मनाली वाला है, वो भी इसका भी दायरा है अपने आप में, और 7वें नंबर पे आता है समर फेस्टिवल जो आपका शिमला वाला है। तो कुल मिला के 7 इंटरनेशनल फेयर्स एंड फेस्टिवल हिमाचल प्रदेश में ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। तो अब आप देखेंगे कि क्वेश्चन यहाँ से किस तरह से पूछने की संभावना होगी। तो आपको सभी फेयर्स फेस्टिवल की जानकारी होनी चाहिए, और जब आप पढ़ते हैं तो जाहिर सी बात है आपका ज्यादा ध्यान, ज्यादा फोकस, ज्यादा कंसंट्रेशन आपका इंटरनेशनल फेयर्स एंड फेस्टिवल की तरफ होना चाहिए। ज्यादातर क्वेश्चन वहीं से पूछे जाते हैं, लेकिन पिछले 2-3 सालों में जिस तरह से ट्रेंड चेंज हो रहा है एग्जाम में, तो क्वेश्चन अब बहुत ज्यादा माइन्यूट पूछे जा रहे हैं। कई बार क्वेश्चन वो भी पूछे जाते हैं कि जो क्वेश्चन आपकी बुक्स में भी नहीं होते, उस तरह के मेले त्योहार भी आपसे पूछे जा रहे हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि जो आपकी बुक्स में है वो भी हम कवर करेंगे, और इसके अलावा जो नॉलेज आपकी आउट ऑफ द बुक्स है उनको भी हम कंपाइल करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंटरनेशनल फेयर्स एंड फेस्टिवल ऑफ हिमाचल प्रदेश, जिनका कि टोटल नंबर आपका 7 है। हाँ 7 ही है, तो इसमें शिमला वाला इंक्लूड नहीं, शिवरात्रि है तो 7 है ना, 7 है। मतलब ये जो इंटरनेशनल समर फेस्टिवल है ना, उसका रिकॉग्निशन वो कहने को इंटरनेशनल है, कहने को इंटरनेशनल है, लेकिन उसका जो आपका इंटरनेशनल लेवल का स्टेटस नहीं है। हाँ शिवरात्रि में भूल गया था। तो कुल मिला के जो इंटरनेशनल फेयर्स और फेस्टिवल हिमाचल प्रदेश में वो 7 है। तो चलिए अब एक एक करके सबको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कुल्लू के दशहरे की। जो कुल्लू का दशहरा आप स्क्रीन पे उसको देख सकते हैं, उसको मैंने मार्क करा दिया है। तो कुल्लू का दशहरा, इसका स्टेटस आपका इंटरनेशनल फेयर एंड फेस्टिव फेयर है ये हिमाचल प्रदेश का, और ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में इसको हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। और आप देख सकते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन जो यहाँ दी गई है कुल्लू के मेले के बारे में, कुल्लू के दशहरे के बारे में। ये किस ग्राउंड पे लगता है, तो ये ढालपुर ग्राउंड है जो कि कुल्लू का है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपने कवर कर लेना। तो वेन्यू इस फेयर का जो होता है वो आपका ढालपुर ग्राउंड है, और इस फेयर की शुरुआत, इस फेस्टिवल की शुरुआत हुई थी 1651 में। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो 1651 में इसकी शुरुआत होती है। ये इंटरनेशनल लेवल का आपका एक मेला है, फेयर है, और इसकी शुरुआत हुई 1651 में, और इसका वेन्यू होता है ढालपुर ग्राउंड। तो चलिए ये तो वो जानकारी है जो आपके पास आपकी बुक्स में दी है, लेकिन ये मिनिमम जानकारी है, इससे ज्यादा कुछ आपको और इन्फॉर्मेशन की यहाँ जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इतनी जानकारी से ही क्वेश्चन आपके सारे टैकल नहीं हो सकते। आइए कुछ अब एक्स्ट्रा कौन कौन सी बातें जो आपको ध्यान में रखनी होगी। तो देख सकते हैं आप कि ये कुल्लू का जो शहर है ढालपुर में होता है। 1651 में इसकी शुरुआत हुई थी। इंटरनेशनल लेवल का एक फेयर है, और आपको मालूम होगा कि कई बार ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि क्योंकि ये सारे जो आप मेले देख सकते हैं रियासती समय में इनकी शुरुआत हुई है। उस समय हिमाचल प्रदेश जो था वो रियासतों में बटा हुआ था। तो कुल्लू के दशहरे की शुरुआत की है जगत सिंह ने। तो जगत सिंह के समय इसकी शुरुआत होती है, और ये 7 डे लॉन्ग एक फेयर है हिमाचल प्रदेश का। तो ये फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। 7 डे लॉन्ग ये फेयर है, जगत सिंह के टाइम इसकी शुरुआत होती है, ढालपुर ग्राउंड में ये लगता है, और 1651 में इसकी शुरुआत हुई थी। तो इस मेले के पीछे की कहानी क्या है, इस मेले की शुरुआत कैसे हुई, अब उस बारे में हम बात करेंगे। तो कहानी ये कहती है कि जगत सिंह का शासनकाल कुल्लू में चल रहा था। अगर आपको मालूम होगा कुल्लू की हिस्ट्री, आई थिंक आपने पढ़ी होगी, तो आपने जरूर ये पढ़ा होगा कि जगत सिंह का जो पीरियड है सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड है कुल्लू रियासत में। और आपने ये भी जरूर पढ़ा होगा कि जगत सिंह जो है सबसे प्रॉस्पिरियस पीरियड रहा है कुल्लू रियासत में। दोनों ही चीजें आपने जरूर पढ़ी होगी। और आपने ये भी जरूर पढ़ा होगा कि जगत सिंह ने जो कैपिटल थी कुल्लू की, उसको शिफ्ट किया था नगर से। अगर आपको मालूम होगा तो दौलतपुर में राजधानी बनती है, अगर आपको मालूम होगा तो अब जगत सिंह के टाइम में क्या हुआ। अब ये कहानी की 2 अलग अलग वर्जन है। पहला वर्जन मैं जो कुल्लू डीसी की जो वेबसाइट है मैं उससे आपको बताऊंगा, और दूसरा वर्जन जो किताबों में लिखा वो भी आपको बताऊंगा। दोनों तरह की कहानी के वर्जन है, तो इस बीच में क्वेश्चन पूछने की संभावना हो सकती है।
देखो ये जो मेला है, इस मेले की शुरुआत इसलिए हुई, ये कोई दशहरा, वो दशहरा नहीं है कि जब भगवान राम ने रावण का वध किया था, इसलिए कुल्लू का दशहरा सेलिब्रेट नहीं किया जाता। भले ही इस मेले की शुरुआत होती है विजयदशमी के दिन, ये भी ध्यान रखने वाली बात है, जिस दिन दशहरा होता है उसी दिन इसकी शुरुआत होती है, लेकिन इसका कनेक्शन जो है दशहरे के साथ नहीं है। दशहरे का मतलब है कि भगवान राम ने रावण का वध किया, इसके साथ इसका कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। तो कहानी क्या है? कहानी ये है कि कुल्लू के दशहरे की शुरुआत इसलिए हुई कि एक शाप मिला था राजा जगत सिंह को, उस शाप की मुक्ति से। तो कर्स, ये ध्यान रखने वाली बात है, हिमाचल प्रदेश का ऐसा कौन सा मेला है जो कि ऑर्गेनाइज किया गया, क्योंकि कर्स है, उस कर्स को आपको वॉश आउट करवाना है। तो ये कुल्लू का दशहरा है। जगत सिंह के टाइम में आपको मालूम है कि उन्हीं की रियासत में कहते हैं कि मणिकर्ण के पास एक ब्राह्मण रहते थे। मणिकर्ण के पास एक ब्राह्मण रहते थे, और राजा को ये खबर मिलती है कि जो मणिकर्ण के ब्राह्मण है उनके पास पियल्स है, मोती है ना। और कुछ किताबें कहती हैं कि अशर्फियां हैं सोने की। आपको पता है हमारी किताबों में बहुत ऐसी बातें आती है कि सोने की शर्फियों का बहुत जिक्र आता है। कहते हैं कि सोने की शर्फियां उनके पास थी, ये खबर राजा को मिलती है। तो जब राजा को ये खबर मिली तो राजा जेलिस हो गया। अब जैसे कि राजा का स्वभाव होता है हट, राजहट जिसे कहते हैं ना, अब राजहट का मतलब होता है कि जो भी सर्वश्रेष्ठ हो वो सिर्फ मेरे पास हो, किसी और के पास ना हो। ठीक है। तो कहते राजा ने हुक्म दिया और अपने सोल्जर को भेजा, और उस ब्राह्मण के को ये कम्युनिकेट किया गया कि ये जो सोने की शर्फियां हैं, इन सोने की शर्फियों को आप राजमहल में जमा कर दो। ठीक है। और कहानी का दूसरा वर्जन ये कहता है कि कुछ ऐसी शर्फियां थी जो कि रोज मल्टीप्लाई होती थी। तो राजा तो हैरान कि ऐसी विद्याएं एक ब्राह्मण कैसे जान सकता है, ये विद्याएं मुझे क्यों नहीं आती, क्योंकि मैं तो राजा हूं। तो कहते हैं कि राजा ने जब अपना दूत भेजा और ये कम्युनिकेट करवाया कि ये सोने की शर्फियां आप हमें दे दीजिए, उससे भयभीत और आतंकित होकर उस ब्राह्मण ने आत्महत्या कर ली। और कहते हैं कि राजा को उस आत्महत्या का शाप लग गया। अब जब शाप लगा तो कहते हैं कि वक्त के साथ राजा को, अगर वो पानी पिए भी और पानी को देखे भी, तो उसको पानी का रंग लाल दिखाई देना शुरू हो गया, रेड ब्लड की तरह। तो राजा, और दूसरा कहानी का वर्जन ये कहता है कि राजा को कोढ़ लग गई, लेप्रोसी हो गई। और आपको पता उन जमानों में इसका कोई इलाज नहीं होता था, आज भी नहीं है बहुत हद तक। मेडिकल साइंस आज भी इसका कोई बहुत बड़ा उपाय नहीं खोज पाई, तब भी नहीं होता था। अब दो जो भी इसमें कहानी का वर्जन रहा हो, कहते हैं कि फिर राजा ने अपने जो सलाहकार थे उनसे एडवाइस मांगी कि मैं क्या करूं, उससे बाहर कैसे आऊं। तो कहते हैं कि राजा को यह सलाह दी गई कि राजा किसी व्यक्ति को अयोध्या भेजे और अयोध्या से रघुनाथ यानी कि भगवान राम की मूर्ति को यहाँ से लेके आए। अब उसमें यह शर्त रखी गई कि जो मूर्ति लेके आए, क्योंकि मूर्ति आपको चोरी करके लानी है। अब आप किसी के पास जाएंगे, आप किसी से मूर्ति मांगे तो कोई मूर्ति आपको देगा? संभव ही नहीं है ना ये। अब आप किसी के देव की मूर्ति आप वहां से चाहते हैं तो कौन देगा मूर्ति आपको? कोई भी नहीं देगा। कहते जो मूर्ति लेके आए वो पीछे मुड़कर ना देखे, और रात के अंधेरे में मूर्ति लेके आए। इस काम के लिए साइन किया गया ब्राह्मण दामोदर दास को। तो दामोदर दास जो है अयोध्या से रघुनाथ की मूर्ति लेके आते हैं, 1651 में लेके आते हैं। और कहते हैं कि उस दिन से इस मेले की शुरुआत हुई। क्यों? कहते हैं कि जब रघुनाथ की मूर्ति कुल्लू लाई गई तो उसके बाद धीरे धीरे करके जगत सिंह का जो शाप था उससे उसको मुक्ति मिल गई, और उसका जो असाध्य रोग था, उसकी जो समस्या थी, उसका सोल्यूशन हुआ। और कहते हैं कि इस बात को सेलिब्रेट करने के लिए कुल्लू में दशहरे फेस्टिवल की शुरुआत होती है। तो आप समझ गए होंगे इसकी एक्चुअली कहानी क्या है। तो इसके बीच में जो पीडीएफ के अलावा जो आपके पास क्वेश्चन आने की संभावना है वो क्या है? मूर्ति कौन लेके आए? दामोदर दास लेके आए, 1651 में मूर्ति लेके आए। और ये मूर्ति जो है ये आपको बताया कि दौलतपुर में ये मूर्ति का इंस्टॉल की गई शुरू में। और ये मूर्ति किसकी थी? रघुनाथ जी की मूर्ति थी। ये भी आपको मालूम होना चाहिए। रघुनाथ कौन है? रामचंद्र है। और यहाँ से एक और क्वेश्चन आने की संभावना और भी हो सकती है कि जगत सिंह के टाइम में ही कुल्लू रियासत के अंदर वैष्णविज्म की शुरुआत होती है, क्योंकि भगवान राम वैष्णव संप्रदाय को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आपको मालूम है कि शैव, वैष्णव, शैवाइट्स या शाक्त, ये अलग अलग तरह के सेक्ट है भारत के अंदर। तो
कुल्लू रियासत में वैष्णोजन की शुरुआत किसके समय में होती है? जगत सिंह के टाइम में होती है। 7 दिन तक ये मेला चलता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ से 1-2 क्वेश्चन और एग्जाम में आने की संभावना ये हो सकती है कि कुल्लू मेले की शुरुआत आधिकारिक रूप से किसके आगमन के साथ होती है? ये ध्यान रखना, ये शुरुआत जो है ढूंगरी माता का जो ढूंगरी में जो मंदिर है माता हडिम्बा का, माता हडिम्बा के आगमन के साथ ही इस मेले की शुरुआत होती है। कहते हैं कि जब तक माता हडिम्बा इस मेले में नहीं आती तब तक ऑफिशियली इस मेले की शुरुआत नहीं हो सकती, क्योंकि आप जानते ही होंगे कि हडिम्बा जो है, देवी हडिम्बा जो है वो कुल्लू की कुल देवी है। तो आप समझ गए होंगे। तो यही सारे क्वेश्चन है जो यहाँ से आने की संभावना होगी, तो उसको आपने कवर कर लेना। तो आई थिंक आपका कुल्लू का दशहरा आपका कवर हो गया है। चलिए, तो मैं दूसरा, अभी हम सबसे पहले इंटरनेशनल फेस्टिवल और फेयर के बारे में ही बात करेंगे, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट वाइज हम करेंगे कवर सारी चीजें। हम बहुत गहराई में जाएंगे ताकि कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आपसे छूट ना पाए। अब दूसरा जो इंटरनेशनल फेयर है मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर उसके बारे में हम बात करेंगे, और वो है मिंजर। तो चलिए, मिंजर मैंने अभी आपको मार्क करवा दिया, बाकी डिस्ट्रिक्ट वाइज हम बात करेंगे। तो दूसरा है जी मिंजर। अब जो मिंजर मेला है ये भी इंटरनेशनल फेयर है हिमाचल प्रदेश का। डिस्ट्रिक्ट आपका चंबा हो गया है और वेन्यू उसका है चुगान का मैदान। तो ध्यान रखने वाली बात है, चुगान का जो मैदान इसका वेन्यू है। मिंजर मेला एक इंटरनेशनल फेयर है जिसका आयोजन आपके चंबा में होता है। चुगान इसका वेन्यू है। और इस मेले की शुरुआत कब हुई ऐसा कोई एग्जैक्टली जानकारी नहीं है, लेकिन कुछ किताबों में ये लिखा गया है कि 940 एडी में इस मेले की शुरुआत हुई, 940 एडी में। क्योंकि आपको मालूम होगा 920 में चंबा की जो राजधानी थी भरमौर से चंबा शिफ्ट हो गई। 920 में साहिल वर्मन ने 10th सेंचुरी में जो है चंबा को राजधानी बनाया। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आने की संभावना हो सकती है कि मिंजर मेले की शुरुआत किस सेंचुरी में होती है? तो सेंचुरी है 10th सेंचुरी। तो 10th सेंचुरी में इसकी मेले की शुरुआत हुई। साहिल वर्मन के समय में इसकी शुरुआत होती है। साहिल वर्मन का कनेक्शन इस मेले के साथ जुड़ा हुआ है। और ये भी 7 डे लॉन्ग फेयर है हिमाचल प्रदेश का। 7 दिन तक चलने वाला मेला है ये। और इस मेले का जो आयोजन है ये लास्ट संडे ऑफ जुलाई में इसकी शुरुआत होती है। अब इसमें जो मर्जी लिखा है पीडीएफ के अंदर, लेकिन मैं आपको करेक्ट करा दूं उसको। लास्ट संडे ऑफ जुलाई में इसकी शुरुआत होती है। 7 डे लॉन्ग ये फेयर है हिमाचल प्रदेश का, जो कि चंबा में ऑर्गेनाइज होता है और चुगान मैदान में लगने वाला मेला है। 10th सेंचुरी में इस मेले की शुरुआत हुई। राजा साहिल वर्मन जो कि चंबा के सबसे प्रतापी राजा थे, उन्होंने इस मेले की शुरुआत की। और इस मेले में पूजा होती है गॉड ऑफ रेन वरुण की। आपको पता है कि वैदिक देव हैं वरुण, जिन्हें कि वर्षा का देवता माना गया है। तो रेन ऑफ गॉड यानी कि वरुण की पूजा इस मेले में होती है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना हो सकती है कि हिमाचल प्रदेश का कौन सा ऐसा फेयर है जिसमें वरुण की पूजा होती है, यानी रेन ऑफ गॉड की पूजा होती है। तो ये है आपका मिंजर फेयर। अब इस पीडीएफ के अलावा बहुत सारी बातें और इस मेले के बारे में आपको बता देता हूँ। देखिए कि अब ये मिंजर का मीनिंग कई बार एग्जाम में पूछा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द मिंजर? तो इट इज द फ्लावर ऑफ मेज। इट इज द फ्लावर ऑफ मेज। ये मक्की के फूल है जिसे हम मिंजर कहते हैं। अब इस मेले के बारे में देखो, इस मेले के बारे में जो डीसी चंबा की वेबसाइट है उसमें जो मैंने आधिकारिक जानकारियां पढ़ी, मैं आपको कुछ बातें पहले आपको वो बता दूं। मैं इस सारी बातें आपको इसलिए बताना चाहता हूं क्योंकि क्वेश्चन इन दिनों जो एग्जाम में पूछ रहे हैं वो बुक से बाहर से आ रहे हैं। ठीक है, तो हमें जरूरत ये है कि हम रिसर्च वर्क हमारा तैयारी में हो, बहुत सारी जानकारियां जो कि किताबों में नहीं है उसको हम कंपाइल करें। अगर हमें कहीं भी दाएं बाएं कोई जानकारी मिलती है तो हमें वो असेम्बलेट कर लेनी चाहिए। तो चंबा के डीसी की वेबसाइट ये कहती है कि इस मेले का जो कनेक्शन है वो राजा प्रताप सिंह वर्मन के साथ भी है। राजा प्रताप सिंह वर्मन के साथ भी है। तो दोनों के साथ इसका कनेक्शन माना जाता है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ जो ओपिनियन है इस मेले को लेकर वो राजा साहिल वर्मन के पक्ष में ही है कि राजा साहिल वर्मन ने इस मेले की शुरुआत की थी। जैसा मैंने आपको कहा कि 940 एडी में की। और कभी एग्जाम में ये भी हो सकता है कि 920 एडी भी ऑप्शन दिया हो तो वो भी आपको टिक करना है। अगर 940 नहीं होगा, 920 होगा तो कर लेना, क्योंकि 920 में राजधानी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। तो 20 साल के बाद मेला शुरू किया होगा, ये थोड़ा तार्किक दृष्टिकोण से सही नहीं दिखता हमें, है ना, कि चंबा 20 साल पहले एस्टेब्लिश हो गया और उसके बाद 20 साल के बाद मेले की शुरुआत हुई। तो ये कुछ ठीक ठाक इसका पता लगता नहीं है। अगर 940 ऑप्शन है तो वो सही होगा। अगर 920 ऑप्शन दिया हुआ है और 940 ऑप्शन नहीं है तो आपके पास 920 भी राइट ऑप्शन होगा। 10th सेंचुरी अगर ऑप्शन दिया होगा तो 10th सेंचुरी भी आपको कर लेना है।
अब मिंजर मेले की शुरुआत क्यों की, इसके पीछे की कहानी के वर्जन मैं आपको बताता हूँ। जो कहानी के वर्जन है, वो पहला वर्जन ये है कि कांगड़ा की तरफ से दो ट्राइब्स थी, किर और तुर्कुश। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, और एनटी के एग्जाम में पूछा गया है, एचएस के एग्जाम में पूछा गया है। कौन सी ट्राइब है? किर और तुर्कुश, दो ट्राइब्स हैं। इन दोनों ट्राइब के लगातार चंबा रियासत पे आक्रमण होते थे। आपको पता है कि ट्राइब जो है, आज भी भारत में अगर आप नक्सलाइट्स की प्रॉब्लम देखेंगे ना, जो नक्सलाइट रीजन है भारत के, वो आमतौर पर ट्राइबल ही रीजन है। ट्राइबल रीजन की प्रॉब्लम ये कि डिस्प्लेस, क्योंकि वहाँ उनके पास हेल्थ केयर नहीं, एजुकेशन नहीं, एम्प्लॉयमेंट की कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं होती, और उनके पास एक एग्रीकल्चर लैंड नहीं होती, जिसकी वजह से उनके सामने चैलेंज ये होता है कि वो जिंदगी जिए तो कैसे जिए। तो जाहिर सी बात है, उनको क्या करना पड़ता है, हथियार उठाने पड़ते हैं, जैसा भारत में आप देख सकते हैं। उस समय भी शायद ऐसा ही रहा होगा। तो राजा साहिल वर्मन के टाइम में किर और तुर्कुश ये लंबे टाइम से चंबा पे आक्रमण करते आए हैं। तो कहते हैं कि राजा साहिल वर्मन ने इन दोनों ट्राइब के आतंक से चंबा के लोगों को मुक्ति दिलाई और इनको डिफीट कर दिया। अब इनको डिफीट कर दिया, अब इतनी बड़ी समस्या रियासत की चल रही है जिससे लोगों को मुक्ति मिली, तो जाहिर सी बात है मेला तो बनता है, बनता है ना मेला, क्योंकि मेले का आयोजन तो होना ही चाहिए, क्योंकि इतनी लंबे टाइम से इतनी बड़ी समस्या चल रही है, उसका आप उसका सोल्यूशन दे दिया। तो कहते हैं कि उसकी याद में चंबा में मिंजर मेले की शुरुआत हो गई। आई थिंक आप समझ गए होंगे वन कॉन्सेप्ट। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना। अब दूसरा वर्जन सुन लीजिए। दूसरा वर्जन ये जगमोहन बड़ोकड़ा की बुक बताती है, जो कि द वंडरलैंड बुक का नाम है, अगर आपने पढ़ा होगा जरूर। तो वो बुक ये बताती है कि चंपावती श्राइन, चंपावती एक मंदिर है, हरिराय दूसरा मंदिर है। ये दोनों मंदिर जो है नदी के दोनों अलग अलग छोर पे थे। नदी के दो अलग अलग छोर पे है, एक छोर पे आपका चंपावती का मंदिर है, दूसरी छोर पे आपका हरिराय का मंदिर है। कहते हैं कि जो पुजारी हरिराय के मंदिर में पूजा करते हैं, यदि उनको चंपावती के मंदिर में भी जाना है, और बरसात के समय में, उन जमाने में पुल की कोई व्यवस्था नहीं थी नहीं थी, तो अगर पुजारी को एक मंदिर से पूजा करने के बाद दूसरे मंदिर में जाना है तो उसको नदी पार करनी होगी, और नदी पार करना जिंदगी का सबसे बड़ा रिस्क है। ठीक है, नदी में पानी ज्यादा हुआ तो भाव है, भाव के साथ बह गए तो क्या होगा। तो कहते हैं कि पुजारी ने ये मन की जो दुविधा है राजा को बताई, साहिल वर्मन को बताई। तो साहिल वर्मन इस समस्या का सोल्यूशन ढूंढने का प्रयास करते हैं और कहते हैं कि काशी से 108 ब्राह्मणों को बुलाया गया। उन जमानों में जैसे आज भी गवर्नमेंट के सलाहकार होते हैं, जो गवर्नमेंट को सलाह देते हैं कि प्रॉब्लम ऐसे बाहर कैसे आए, तो उस समय भी, उस समय सलाह के बड़े मतलब ये परामर्श के बड़े केंद्र होते थे काशी। काशी का मतलब आपको मालूम है ना, एक उत्तर काशी है, दूसरा दक्षिण काशी है। उत्तर काशी हरिद्वार प्रेजेंट टाइम का, दक्षिण काशी आज के जमाने का वाराणसी हुआ करता था। ठीक है, तो दो काशियां हुआ, उत्तर काशी दूसरा दक्षिण काशी। ये पूरा ही काशी का रीजन आता है, आपको मालूम अगर होगा, ये लैंड ऑफ शिवा है। तो काशी से 108 जो ब्राह्मणों को बुलाया गया, उनसे पूछा गया कि इसका सोल्यूशन क्या है। तो कहते हैं कि ब्राह्मण आए और उन्होंने कहा कि अगर वरुण की पूजा की जाए और वरुण के माध्यम से नदी से प्रार्थना की जाए कि अपना रास्ता बदलें, अपना कोर्स चेंज कर लीजिए, हो सकता है कि इस समस्या का सोल्यूशन मिल जाए। तो कहते हैं कि यज्ञ किया, और यज्ञ 7 दिन तक चलने वाला यज्ञ था। 7वां दिन जब पूर्ण आहुति का समय था, राजा की तरफ से आहुति दी गई मिंजर की। तो ये भी एक तर्क है कि शायद मिंजर इसलिए नाम पड़ा कि पूर्णाहुति जो थी वो मिंजर की थी। और आपको पता है, अगर आपने कभी पूजा पाठ में कभी पार्टिसिपेट किया होगा, आई थिंक सभी हिमाचली हैं तो जरूर किया होगा। पूजा पाठ में एक आहुति में एक फल होता है जिसे कि ऋतु फल कहा जाता है। ठीक, ऋतु फल का मतलब होता है जैसा सीजन है, तो उस समय कौन सा चल रहा है सीजन, तो पूजा में उस फल का इस्तेमाल होता है। तो कहते हैं कि जब ये हवन चल रहा होगा, उस समय कोई भी फल उपलब्ध नहीं था, और उन जमानों में तो वैसे ही फल कहाँ होते थे, हॉर्टिकल्चर का तो इतना डेवलपमेंट वैसे भी नहीं हुआ था। तो कहते हैं कि मक्की का इसमें इस्तेमाल हो गया, मिंजर का इस्तेमाल हो गया, तो मिंजर की पूर्णाहुति इसमें दी जा रही है। अब मिंजर की पूर्णाहुति दी जा रही है, तो जाहिर सी बात इसका नाम होगा मिंजर मेला। एक ये भी इसका, हम तार्किक दृष्टिकोण से देखें तो इसका एक कनेक्शन ये भी हो सकता है। और कहते हैं कि जो 7वां दिन था जब पूर्णाहुति दी गई, और कहते हैं कि नदी ने अपना रास्ता बदल दिया। आप सोचो वो जमाना कैसे रहा होगा कि मतलब नदियां भी इंसानों की बात सुनती थी, और आज के जमाने में तो इंसान इंसान की बात नहीं सुनता है ना। जैसे अगर हम मणिकर्ण के बारे में पढ़ते हैं, मणिकर्ण में पार्वती की बाली
गुम हो गई, शिवा को गुस्सा आया और उन्होंने बालियां निकालनी शुरू कर दी। मतलब नेचर हमारे काम का रिस्पॉन्ड करता है, इसका ये मतलब यहाँ हो रहा है। तो कुल मिला के अब मिंजर मेले की दूसरी कहानी आपको समझ आ गई होगी कि नदी का कोर्स यहाँ से चेंज हुआ। नदी कौन सी थी? रावी नदी थी, उसका कोर्स चेंज हुआ और इसीलिए कहते हैं कि मिंजर मेले की शुरुआत हुई। आई थिंक दूसरा वर्जन मैंने आपको बता दिया। अब इस मेले का तीसरा वर्जन ये कहते हैं कि चंबा रियासत में एक विधवा स्त्री थी, विडो, एक फीमेल थी, वुमेन थी जो कि काफी ओल्ड एज में थी। कहते हैं कि शी वाज इशूलेस एंड शी डिडंट हैव फैमिली। तो कहते हैं कि अकेली थी और वो राजा साहिल वर्मन का थैंक्स करना चाहती थी कि राजा साहिल वर्मन जैसे काइंड राजा के शासनकाल में मेरे जैसा एक आदमी, निठल्ला आदमी भी सुकून की जिंदगी जी रहा है। ठीक है, निठल्ले का मतलब कुछ काम काज तो कर नहीं सकते, तो अगर जो काम काज नहीं कर रहा है वो भी सुकून की जिंदगी जी रहा है। तो कहते हैं कि वो थैंक्स करने के लिए राजा से मिलती हैं। और मिलने के लिए आपको पता है कि जब कभी आप राजा से मिलने जाते हैं, आज के प्रधानमंत्री से मिलने जाते हैं, मुख्यमंत्री से मिलने जाते हैं, देन यू मस्ट हैव समथिंग गिफ्ट टू प्रेजेंट हिम हर। तो कहते हैं कि जो प्रेजेंटेशन था, जो उसने प्रेजेंट किया वो मिंजर थी। तो कहते हैं कि इसका नाम फिर मिंजर मेला पड़ गया। तो आई थिंक ये सारे वचन आपको समझ आ गए होंगे सभी को। तो ये सारे ही क्वेश्चन होंगे जो अभी तक हमने डिस्कस किया है। कहानियां व्यर्थ में नहीं है, इसका सिग्निफिकेंस है, क्वेश्चन कहीं से भी रेज होने की संभावना हो सकती है। अब आगे की बातचीत। अब कहते हैं कि रियासती समय में इस मेले की शुरुआत कैसे होती थी, क्योंकि ये मेला कितने दिन तक चलता है? 7 डे लॉन्ग ये फेयर है, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। 7 डे लॉन्ग ये फेयर है, 7 दिन तक चलने वाला ये मेला है। और रियासती समय में इसकी शुरुआत होती थी एक जुलूस के साथ, पोजेशन से इसकी शुरुआत होती थी। अखंड चंडी से एक जलसा जुलूस आगे निकलता है। राजा सबसे पहले क्या करता है कि मिंजर अर्पित करते हैं, उससे उसकी मेले की शुरुआत होती थी। तो ध्यान रखने वाली बात है, 7 दिन तक चलने वाला मेला है। अच्छा, रियासती समय में एक और प्रैक्टिस इसमें होती थी। कहते हैं कि अंतिम जो दिन होता था उस दिन भैंसे की बलि दी जाती थी, भैंसे की बलि। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन मैंने बहुत बार देखा है कि हिमाचल प्रदेश में किस मेले में भैंसे की बलि का प्रावधान था? तो मिंजर मेले में भैंसे की बलि का प्रावधान था। और भैंसे की बलि का इस्तेमाल प्रेडिक्शन में किया जाता था, फोरकास्टिंग ऑफ वेदर। जैसे आज भी फोरकास्टिंग होती है कि कल मौसम साफ है नहीं है, तो गूगल बता देगा आपको, क्योंकि आज के जमाने में सैटेलाइट है, टेक्नोलॉजी बहुत हाई है। तो उस समय भैंसे के साथ प्रेडिक्शन होती थी। इसका मतलब है कि यदि भैंसा पानी में डूबा तो बलि स्वीकार, तो साल अच्छा, चंबा में खूब फसलें होंगी, चंबा की जो रियासत है बहुत अच्छी उन्नति करेगी, तरक्की करेगी, साल फसलें, लोगों की प्रोस्पेरिटी बहुत अच्छी होगी। अगर भैंसा नहीं डूबा और भैंसा तैर के दूसरे छोर पर चला गया तो चंबा रियासत भी अपशकुन हो सकता है। तो आप समझ गए होंगे। तो ये भी क्वेश्चन आने की संभावना, इसको भी आपने कवर कर लेना। अब एक दो क्वेश्चन और इसमें है। रियासती समय में जब मिंजर मेले में मिंजर जो राजा के द्वारा ट्रिब्यूट की जाती थी, तो उस समय स्पेशल कारीगिरों को चंबा रियासत में स्टैब्लिश किया गया। मिर्जा फैमिली, एक मुस्लिम फैमिली को स्टैब्लिश किया गया चंबा रियासत में, जिसका ये काम होता था कि राजा के लिए मिंजर तैयार करना। और मिंजर चांदी की बनी होती थी, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। मिंजर किसकी बनी होती थी? तो मिंजर चांदी की। और मिर्जा फैमिली जो है चंबा की, उनका स्पेशल यही काम था कि जो है राजा के लिए मिंजर को तैयार किया जाए। तो आपने ये सारी बातें कवर कर लेना। सो ये था मिंजर फेयर। चलिए, तो तीसरा अब जो इंटरनेशनल फेयर है हमारा हिमाचल प्रदेश का, उसको मैं आपको बता दूं। यहाँ रेणुका आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, रेणुका भी इंटरनेशनल फेयर है हिमाचल प्रदेश का। और रेणुका जो मेला है, जो उसमें लिखा है उसमें बहुत कम है, इसको मोर एक्सप्लेन करेंगे। डिस्ट्रिक्ट आपका सिरमौर है, जगह आपकी रेणुका है। तो रेणुका में इस मेले का आयोजन होता है। और ये जो फेयर है ये 6 डे लॉन्ग फेयर है। अभी तक हमने जो पढ़ा है वो 7-7 दिन वाले 2 फेयर हमने डिस्कस कर लिए हैं, लेकिन जो रेणुका मेला है वो 6 डे लॉन्ग फेयर है। और रेणुका मेला जो है, जो यहाँ लिखा है नवंबर माह में होता है, ये गलत है, गलत। इसलिए गलत जानकारी पढ़ के एग्जाम में मत जाना। नवंबर माह में एग्जैक्टली कोई डेट इसकी नहीं है। दिवाली के 10 दिन के बाद इस मेले की शुरुआत होती है। इसका एग्जैक्ट आंसर है 10 डे आफ्टर दिवाली। दिवाली के 10 दिन के बाद रेणुका मेले की शुरुआत होती है एंड इट इज अ 6 डे लॉन्ग फेयर। तो दिवाली के 10 दिन के बाद इस मेले की शुरुआत, दिवाली आप जानते हैं कि अमावस्या के दिन होती है। दिवाली अमावस्या की, दिवाली मतलब काली रात है ना, अमावस्या के दिन होती है दिवाली, अगर आपको मालूम होगा तो। दिवाली के 10 दिन के बाद जो है वो रेणुका मेले की शुरुआत होती है। 6 डे लॉन्ग फेयर है। और
आपको पता है कि रेणुका मेले में ये कहा जाता है कि ये जो फेयर है ये परशुराम और रेणुका के मिलन का एक त्योहार है, ठीक है। इट इज अ मीटिंग सेरेमनी ऑफ देवी रेणुका एंड हर सन दैट इज परशुराम। तो परशुराम और आपके रेणुका के मध्य जो मिलन है उसका त्योहार माना जाता है रेणुका फेयर को, जो कि आपका 6 दिनों तक चलने वाला है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप जानते हैं कि देवी रेणुका जो थी ऋषि जमदग्नि की वाइफ थी और परशुराम इनके पुत्र थे। और जो रेणुका का या तो डेथ हो जाती या तो आत्महत्या की, इसमें भी कहानियों में विसंगतियां हैं, दोनों जगह कहानी कुछ भी रही हो, आत्महत्या की हो या डेथ हुई हो। और कहते हैं कि परशुराम जो है हिमालय से अपनी माता से मिलने यहाँ इस मेले में आते हैं। बस यही इंपॉर्टेंट है, तो यही एग्जाम में क्वेश्चन होगा, इसको आपने कवर कर लेना। चलिए ओवर टू शिवरात्रि फेस्टिवल। सो दिस इज ऑल्सो इंटरनेशनल kind of festival of Himachal Pradesh and it is organized in Mandi every year and ये जो है पटल के मैदान में लगता है जी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पटल का मैदान आपको मालूम है कि ये मंडी में है। मंडी एक इंटरनेशनल फेयर है, शिवरात्रि मेला है और जो कि आपका मंडी में सेलिब्रेट इसको किया जाता है। अब कहते हैं कि इस मेले की शुरुआत अजबर सैन ने की थी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको मालूम होगा 1527 में मंडी को कैपिटल एस्टेब्लिश किया था अजबर सैन ने। तो जाहिर सी बात है 1527 से पहले तो ये मेला हो ही नहीं सकता, 1527 के बाद ही रहा होगा। तो बहुत बुक्स में इसकी डेट 1527 ही बताई गई है। एग्जाम में हो सकता है क्वेश्चन ये पूछा जाए कि मंडी की शिवरात्रि मेला कब शुरू हुआ, तो 16 सेंचुरी में शुरू हुआ था जी। ध्यान रखने वाली बात है, 16 सेंचुरी में इस मेले की शुरुआत हुई थी। 1527 में इस मेले की शुरुआत हो सकती है क्योंकि 1527 में ही अजबर सेन ने मंडी को राजधानी के रूप में रिकॉग्नाइज कराया था। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये भी 7 दिन तक चलने वाला मेला है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगला जो पॉइंट मैं पहले पढ़ के आपको बता दूं, ये क्वेश्चन आया है एग्जाम में, गुरु चेले देवता आने वाले वर्ष की प्रमुख भविष्यवाणी इस मेले में करते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन ये पूछा गया था कि गुरु चेले का खेल किस मेले में होता है, मंडी की शिवरात्रि में। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसके बारे में कुछ और बातें जो और इम्पोर्टेंट है वो कवर कर लेंगे। तो मंडी का जो मेला है ये 7 दिन तक चलने वाला मेला है। शिवरात्रि के दिन ही इस मेले की शुरुआत होती है। शिवरात्रि आपको पता है कि लॉर्ड शिवा के साथ इसका कनेक्शन है और मंडी के पटल मैदान में ही ये मेला शुरू होता है। 7 दिन तक चलने वाला मेला है। तो कहानी का एक वर्जन तो ये है कि इस मेले की शुरुआत अजबर सैन ने करवाई। क्यों करवाई? क्योंकि भगवान भोले शंकर के भक्त रहे होंगे, यानी कि शैविज्म का प्रभाव मंडी रियासत में रहा होगा। तो इसका सीधा सा तर्क ये है कि इसीलिए शिवरात्रि मेले की शुरुआत हुई होगी। लेकिन एक और फैक्ट आप यहाँ देख सकते हैं कि सूरज सेन ने इसे एक सांस्कृतिक त्योहार का स्वरूप प्रदान किया। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि कल्चरल जो टच है फेस्टिवल फेयर ऑफ मंडी जो है किसने दिया है? सूरज सेन ने। तो एग्जाम में क्वेश्चन एचएस में सवाल पूछा गया 2017 के पेपर में। तो ये सवाल फिर भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना हो गई कि सूरज सेन ने अब मंडी के शिवरात्रि मेले को कल्चर टच दिया है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन अगर आप डीसी मंडी की वेबसाइट देखेंगे, क्योंकि डीसी में बार बार डीसी शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि ऑफिशियल जानकारियां होती हैं वहाँ, ठीक है। तो जो भी सरकार के बारे में जो जानकारी डिस्ट्रिक्ट के बारे में होती है उसकी आधिकारिक वेबसाइट ही आपकी डीसी की वेबसाइट होती है। तो उसमें मंडी की शिवरात्रि को लेकर जो है ईश्वरी सेन का भी कनेक्शन यहाँ बताया गया है। ईश्वरी सेन का भी यहाँ कनेक्शन है। तो कुल मिला के मंडी की शिवरात्रि के साथ मंडी के 3 जो राजा है उनका कनेक्शन बताया गया है। एक अजबर सेन है, दूसरा मैंने जैसे आपको बताया सूरज सेन है, तीसरा है ईश्वरी सेन। अब चलिए इन तीनों की कहानी के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो अजबर सेन की कहानी तो हमारी समाप्त हो गई है। और दूसरे नंबर पे जो है, चलिए मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ, अजबर सेन ने इस मेले की शुरुआत क्यों करवाई होगी? क्यों, मतलब ये कोई सवाल नहीं, ना कोई एग्जाम में आएगा, जस्ट एक ये आपका तार्किक थोड़ा एनालिसिस हो जाए, साइकी एनालिसिस की आप क्या क्या सोच सकते हैं, क्यों करवाई होगी? प्लीज टू लाइव क्लास में आप बताइए। अजबर सेन ने मंडी के शिवरात्रि मेले की शुरुआत क्यों करवाई होगी? यस प्लीज लाइव क्लास में जो है प्लीज आंसर करें। अब इसका कोई ये जवाब मत दे कि अब तो उनको पता होगा, हमें थोड़ा नहीं पता है। क्या लगता है क्यों मेले की शुरुआत करवाई होगी? यस नो? मंडी शहर की स्थापना की तो मेले की शुरुआत भी करवा दी खुशी के रूप में।
देखो, आपको मालूम है ना, आप एक हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव देख रहे होंगे इन दिनों, जो कि 2017 में शुरुआत की थी हिमाचल गवर्नमेंट ने। उसका नाम है जनमंच कार्यक्रम। सुनते हैं आप जनमंच? जनमंच का मतलब क्या है? ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आने की संभावना, क्योंकि जनमंच बहुत न्यूज में रहा है पिछले 5 सालों में। तो जनमंच का मतलब क्या है? पीपल्स ग्रीवियंसेस एड्रेसल मैकेनिज्म है, जहां सरकार जनता के घर द्वार जाती है, उनकी समस्याओं को सुनती है। इसलिए जनमंच की शुरुआत हुई। इसका दूसरा मतलब क्या हो रहा है कि सरकार लोगों के साथ कनेक्ट होना चाहती है। उन जमानों में राजाओं के पास ऐसा कोई रास्ता नहीं था। आज के जमाने में तो आपको पता, टेलीविजन है, मीडिया है, ठीक है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज है, मुख्यमंत्री चाहें तो आपसे रोज संवाद कर सकते हैं। लेकिन उन जमानों में राजा को यदि जनता से संवाद करना तो कैसे करेंगे? क्या रास्ता है? तो मेले का ही रास्ता है, सिंपल। तो एक पीपल कनेक्टिविटी का एक प्लेटफॉर्म रहा होगा, ठीक है। और आपको दूसरी एक और बात होती है कि आप आस्था के द्वारा पूरी प्रजा को जोड़ के रख सकते हैं, जैसे अशोक ने किया था, किया ना हिस्ट्री में। तो शायद इसके पीछे दो बड़े कारण रहे होंगे, जो जितना मैं समझ पा सकता हूँ। एक तो पीपल कनेक्टिविटी का एक प्लेटफॉर्म है, और दूसरा ये कि आस्था जो है वो पूरी प्रजा को जोड़ के रख सकती है। तो इसलिए इसकी शुरुआत हुई होगी। अब चलिए, दूसरा जो इसका कहानी का वर्जन है, मैं आपको बताता हूँ कि सूरसेन के साथ जो कहानी है। कहते हैं कि सूरसेन मंडी के राजा हुए। इनके जीवन काल में इनके 18 सन्स की डेथ हो जाती है। 18 इनके पुत्र थे, उनकी मृत्यु हुई। तो इनको पुत्र शोक हो गया है कि सभी की सारी सारी जो संतानें थी वो सब की मृत्यु हो जाती है। और एक राजा के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है कि राजा के बाद आने वाला उत्तराधिकारी कौन है। आपने एक न्यूज सुनी, मुकेश अंबानी ने पिछले कल जो है अल्टीमेटली रिजाइन कर दिया रिलायंस से। उन्होंने कहा कि नाउ आई एम नॉट द चेयरमैन ऑफ द रिलायंस इंडस्ट्री। कौन होंगे? आकाश अंबानी, जो उनके जो पुत्र है। तो मुकेश अंबानी ने इसका मतलब सीधा सीधा क्लियर मैसेज अब दे दिया है कि जैसे बिल गेट्स कर रहे हैं इन दिनों, कि वो कंपनी में नहीं है, लेकिन पैटर्न तो करते हैं उस कंपनी को वो, लेकिन मैनेजमेंट और सारी जिम्मेदारियां हैं अब किसी और के पास होगी। तो मुकेश अंबानी ने जो आकाश अंबानी अब चेयरमैन कंपनी के होंगे। तो मतलब ये क्या उत्तराधिकार किसको मिला है? आकाश अंबानी को मिल गया। तो राजाओं के समय में ये सबसे बड़ी संकट होता था कि इतना बड़ा अंपायर है, किसको संभालना है? अब 18 पुत्र है, सब तो मर गए, किसको दे? तो कहते हैं कि ये जो सूरसेन है राजा, बहुत दुखी हैं, और इनके पास कोई समस्या का सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। अब इनको भी किसी ने गाइड किया होगा, इनके जो मेंटर रहे होंगे उन्होंने गाइड किया। उन्होंने कहा कि आप क्या करिए, भगवान कृष्ण की भक्ति करिए। भगवान कृष्ण मतलब वैष्णविज्म की तरफ आप अपना झुकाव करिए, वही आपको रास्ता देंगे। तो सूरजसेन ने मंडी में माधवराव की मूर्ति स्थापित की, माधवराव का मंदिर बनवाया। तो यहाँ से ये भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि माधवराव का मंदिर किसने बनाया? सूरजसेन ने बनाया। अब माधवराव की मूर्ति जो इंस्टॉल की गई वो उनके सुनार यानी कि गोल्ड स्मिथ थे, भीम। भीम ने मूर्ति बनाई, माधवराव का मंदिर बनाया गया, और अल्टीमेटली माधवराव को ही मंडी का राजा घोषित किया गया। ये बिल्कुल वैसे ही सिंबॉलिक तरीके से था जैसे रामचंद्र के केस में हुआ। जब रामचंद्र 14 वर्ष के वनवास के लिए अयोध्या से जंगल चले गए, उसके बाद भरत को आधिकारिक रूप से राजा घोषित किया गया, लेकिन ये कहा गया कि जब तक असली वास्तविक राजा रामचंद्र ही होंगे और सिंहासन पे रामचंद्र की खड़ाई रहेगी, भरत नहीं बैठेंगे। वो केयर टेकर, एक तरह के प्राइम मिनिस्टर होंगे उस रियासत के। तो वैसा ही यहाँ कुछ बंदोबस्त होता है कि सूरजसेन ने क्या किया, माधवराव को शासन की बागडोर उनके नाम पे